वेलकम बैक। आप लोगों का ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे वापस से स्वागत है। लास्ट चैप्टर जो हम लोगों ने फिजिक्स में ख़त्म किया था वो था मोशन इन प्लेन। उसके सारे प्लेलिस्ट में से जो टॉपिक्स थे वो हो गए थे। उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वहाँ का जो हमारा पहला टॉपिक था उसी से रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है क्या नीट लेवल क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, किस तरीके से आते हैं। थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग आज देखेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ हमने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये आया हुआ है, आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग्स। हमने पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटी वे क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ती है। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है जिसमें केवल हमें क्या करना पड़ता था, मैग्नीट्यूड बताना पड़ता था। वैसे यहाँ पे ध्यान से हम लोग देखेंगे किसमें डायरेक्शन की ज़रूरत है। अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें, बहुत कॉमन सेंस है हमारे पास। डिस्टेंस में जो है हमने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती थी जो कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट होता था। बट वहीं अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस हमेशा पाथ कवर्ड होता था और मैग्नीट्यूड बताता था, उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आ जाते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, अगले पे आते हैं हीट। जब हमने पढ़ाया था आपको, जब हमने बताया था कि जब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी थी उसमें हमने देखा था टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी थी जो कि स्केलर क्वांटिटी थी। तो सेम पैटर्न पे अगर हम लोग पढ़ते रहेंगे तो और ध्यान देते रहेंगे, देखेंगे हीट भी हमारी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एनर्जी को भी हम लोग जानते हैं स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, एंगुलर मोमेंटम। बाय द टाइम जब जैसे लीनियर मोमेंटम हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में, तो वहाँ देखेंगे लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। वैसे ही जब हम रोटेशनल मोशन में जाएंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे जिसको एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगी और उसका डायरेक्शन भी होगा। तो अभी के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। ये तो हमारा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पे जो कभी क्वेश्चन 1997 में आया था वो था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें, क्वेश्चन जो है 6 वेक्टर्स A, B, C, D, E and F। 6 वेक्टर A through B, F have the magnitude and direction indicates in the figure। फिगर में है which of the following statement is true। कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, B प्लस C इक्वल टू एफ सही है, या डी प्लस सी इक्वल टू एफ सही है, या डी प्लस ई इक्वल टू एफ सही है, या बी प्लस ई इक्वल टू एफ सही है। इसमें हमको ये ध्यान देना, एफ तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ ही रहा है, 2 वेक्टर को ऐड करने पे रिजल्टेंट वेक्टर हमारा एफ तो बन ही रहा है। तो एफ को तो कुछ करना ही नहीं, एफ को हमें क्या रखना है, ये देखिए कॉमन है, इसको रखना है। अब हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में एक ख़ास बात जानते थे। क्या जानते थे कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर, हम मान लेते हैं एक वेक्टर ये है, कोई वेक्टर ए, तो अगर ए वेक्टर को हमने देखा था पैरेलली कहीं भी मूव करें, उसी प्लेन में पैरेलली कहीं भी आप मूव करो, इस साइड पे या इस साइड पे, बिना डायरेक्शन चेंज किए। अभी इसको पेन की डायरेक्शन को मान लेते हैं, इसका डायरेक्शन बिना डायरेक्शन चेंज किए पैरेलली कहीं भी मूव कीजिए तो ना इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आता था ना ही इसके डायरेक्शन में चेंज आता था। तो उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वेक्टर हैं, उनको पास में ले आएँ तो 2 वेक्टर ऐड करेंगे और रिजल्टेंट वेक्टर एफ देंगे। जैसे एफ हमारा ध्यान से देखें क्या है, कुछ इस तरीके से है, ये हमारा क्या है, एफ वेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर हमारा कैसे होना चाहिए, एक तो ऐसे देख सकते हैं हम लोग, एक पैरेललोग्राम मेथड है वेक्टर को एडिशन करने का, यानी कि कोई वेक्टर एक इस तरीके से हो जाए और दूसरा कोई वेक्टर हमारा इस तरीके से हो जाए, तो रिजल्टेंट वेक्टर एफ हो जाएगा हमारा। या फिर एक तरीका और भी है, तो अगर जैसे इसको अगर हमको एफ को ही जो है ट्रायंगल लॉ अगर हम लोग देखें, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर एफ अगर था, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर था, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे अगर इसको रिजल्टेंट वेक्टर हमको मानना है तो यहाँ पे कोई वेक्टर कुछ इस तरीके से हो जाए, ये मान लेते हैं हमारा कोई वेक्टर हो जाए और दूसरा वेक्टर ये हो जाए, तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा दोनों से। अब पैरेलल मूव करा के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बी प्लस सी, बी को अब देखिए अगर बी को आप पैरेलली मूव करा रहे हैं तो या तो इधर मूव करा सकते हैं या तो इधर मूव करा सकते हैं, सी की तरफ मूव कराते हैं। अगर देखो इसको इधर मूव कराया हमने
बी को इधर मूव कराएंगे तो बी मान लो हमारा ऐसे है। अब सी को हमने क्या किया, थोड़ा ऊपर नीचे पैरेलल ही मूव कर सकते हैं, या तो ऊपर या तो नीचे। सी को हमने मूव कराया तो सी आके कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। बी को हमने थोड़ा यहाँ सी के पास ले आया और सी को हमने क्या किया, थोड़ा ऊपर मूव कराया तो ये हो जाएगा बी प्लस सी। ये बी है, ये क्या हो गया हमारा प्लस सी है। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आएगी पैरेललोग्राम लॉ से, तो ये इस डायरेक्शन में हो गया, जो कि एफ हमारे इस डायरेक्शन में है ही नहीं, कोई वेक्टर इसमें है ही नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया। अगला देखते हैं डी प्लस सी। अब देखिए डी को क्या करें हम लोग, डी को पैरेलली कहीं बढ़ाइए। डी को हमने क्या किया, पैरेलली यहाँ ले आए। डी को बढ़ाते हुए यहाँ पे हम लेके आए, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट मैं समझा रहा हूँ आपको। डी को क्या किया हमने, पैरेलली हम यहाँ पे लेके आए, डी को ये रखा। अब सी को हमने क्या किया, डी को यहाँ लेके आए और सी को वहीं रहने दिया, जस्ट सी को, ये हो गया डी प्लस सी। अगेन देखें तो जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा जाएगा ये जाएगा, और ये ऐसे हमारा है नहीं, एफ का कुछ ऐसा डायरेक्शन है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। मतलब पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, दूसरा ऑप्शन कैंसिल हो गया। तीसरा देखते हैं डी प्लस ई। डी प्लस ई, डी को हमने क्या किया, पैरेलल मूव किया। ये देखिए डी हमारा ये है, चाहे जहाँ पैरेलल मूव किए। ई को आप क्या करेंगे, पैरेलल मूव करेंगे। ई को हमने क्या किया, पैरेलल मूव कराया और डी को इधर लेके आए, कुछ इस तरीके से हो गया। ये ई वेक्टर हो गया और ये हमारा डी वेक्टर हो गया। ये देखिए बात बन रही है एफ वेक्टर, यानी कि ये ऑप्शन क्या है हमारा। अब बी प्लस ई को देख लेते हैं, लास्ट को कर लेते हैं बी प्लस ई। बी को क्या करें, आप पैरेलली कहीं भी मूव कराइए। चलो बी को हम पैरेलली मूव करा देते हैं। बी हमारा क्या हो गया, ये पैरेलली हमने मूव कराया और ई को हमने ऐसे ही रहने दिया, ये हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा किस डायरेक्शन में आना चाहिए, ये। तो अगर ये बी है और ये हमारा क्या है, ई वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बदल जा रहा है, यानी कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, डी प्लस ई इक्वल टू एफ। थोड़ा सा अगर ऐसे ध्यान देंगे आप तो ये विदिन 30 सेकंड क्या कर देंगे, इसका आंसर आप बता देंगे। केवल इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना था कि अगर हम लोग क्या करेंगे, पैरेलली मूव कराएंगे किसी भी वेक्टर को, अगर हम लोग पैरेलली मूव कराएंगे तो उसके मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये हमने जब पढ़ाया था टॉपिक, और जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने इसको बहुत डिटेल में बताया था। तो जब मैंने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कराया था तो वहाँ पे इसको बहुत अच्छे से कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो हमने कराया था वहीं से रिलेटेड ये भी है। इफ़ ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई 0.5i माइनस 0.8j प्लस सी के, देन द वैल्यू ऑफ सी इज़। हमको क्या बताना है, कोई यूनिट वेक्टर दिया है उसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो यूनिट वेक्टर की खास बात जानते हैं कि कोई भी वेक्टर मान लेते हैं, इसको मैं ए वेक्टर मान लेता हूँ, ए वेक्टर मान लेता हूँ। ये क्या हो गया, 0.5i माइनस 0.8j प्लस सी के हो गया। हम जानते हैं यूनिट वेक्टर का हमेशा क्या मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जब मैग्नीट्यूड इसका ले लेंगे तो यूनिट वेक्टर हमेशा वो वेक्टर होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो पुट करते हैं यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को निकालते कैसे हैं, जब इसका मॉड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट जिसका इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर। जैसे ए वेक्टर है मैग्नीट्यूड ये मान लो कुछ ऐसे होता था, मान लो AXI प्लस BYJ प्लस CZK, मान लो ऐसे होता था। जब इसका यूनिट वेक्टर निकालते थे तो हम लोग क्या करते थे, AX स्क्वायर BY स्क्वायर प्लस CZ का स्क्वायर, इसको इक्वल टू किसके पुट कर देते थे, 1 के।
तो वैसे ये उसका कोफिशिएंट हो गया, ये बी वाई हो गया, ये क्या हो गया हमारा, देखते हैं, रखते हैं वैल्यू। ये हमने क्या किया, 1 इज इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर, माइनस रखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ से आप माइनस भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी का स्क्वायर और साथ में रूट लगा दिया हमने। अब क्या करें, हमको सी की वैल्यू चाहिए, हर हाल में हमको मिल जाएगी, दोनों का स्क्वायर करें और इक्वल टू 1 के पुट कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। 1 का स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 0.5 का स्क्वायर क्या हो गया, 0.25 प्लस 0.8 का कितना हो जाएगा, 0.64, 0.64 हो गया, प्लस हमारा क्या आ गया यहाँ पे, सी स्क्वायर आ गया। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और इधर ले आते हैं। 1 इज इक्वल टू, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 9 8 पॉइंट कितना हो गया, प्लस सी स्क्वायर। अब इसको इधर ले आते हैं, 1 माइनस 0.89 इज इक्वल टू द सी स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 0.11 इज इक्वल टू द सी स्क्वायर। तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, √0.11। ये आ गया हमारा वैल्यू, कौन सी ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन हमारा सही हो गया। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से सिंपल सा, अगर आपको पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है तो उसके जो डायरेक्शन हो जाती है आई, अगर लिखा हुआ है तो आई की डायरेक्शन में हो जाएगा, वाई की डायरेक्शन में। यहाँ देखिए तीनों का सम है, एक्स वाई जी, यानी कि स्पेस में ये वेक्टर है, तीनों कंपोनेंट इसके, ए एक्स कंपोनेंट, बी वाई कंपोनेंट और सी जेड कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट इसके हैं। अगर वेक्टर को इस तरीके से हम लोग देखें तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स। इसको हम लोग 2 तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक तो मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, एक जो है ग्राफिकली भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे, देन हम लोग ग्राफिकली देखेंगे, क्योंकि फार्मूला हमको पता है, सम ऑफ 2 वेक्टर का फार्मूला होता है उनके मैग्नीट्यूड का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये होता है। और यहीं पे अगर हम लोग डिफरेंस का लिख दें, ए की जगह हमने क्या किया, माइनस वेक्टर को रख दिया और दोनों को मैग्नीट्यूड ले लिया दोनों को, तो वो क्या हो जाएगा, जस्ट हम लोग क्या करेंगे, बी की जगह माइनस बी रख देंगे, तो यहाँ का आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी की जगह माइनस बी रखेंगे तो माइनस बी का स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे माइनस 2a मैग्नीट्यूड रखेंगे माइनस बी कॉस थीटा, वो माइनस उसको प्लस कर देगा, तो यहाँ क्या आ गया हमारा, ये जो फाइनल वैल्यू निकल के आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन, दोनों को बराबर कर देते हैं, जो आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दोनों को बराबर कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये किसके बराबर कह रहा है, इसी के बराबर कह रहा है। चलो मैं ये ना लिख के डायरेक्ट यहाँ कर दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में वही बोल रहा है। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। इन दोनों को हमने क्या किया, बराबर कर दिया। अब दोनों इक्वल में है तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट इधर से कैंसिल हो जाएगा, ये रूट इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। इधर देखिए, इसको इधर लेके चले गए तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आ जाएगा, इसको अगर इधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 4ab cos थीटा, दोनों जुड़ जाएंगे इज इक्वल टू द 0। इधर से ये जाएगा, इधर माइनस है, इधर क्या हो गया, ये
प्लस हो गया 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा यानी कि 4ab cos थीटा हो गया। तो यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई में इधर जाएगा अगेन 0 जाएगा, cos थीटा इजक्वल टू क्या आ गया 0 डिग्री, 0 आ गया। और cos 90 पे कितना होता है, जब थीटा 90 होता है तब cos थीटा की वैल्यू cos 90 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे थीटा की वैल्यू क्या आ गई 90 आ गई। यानी कि यहाँ हमने देख लिया कि अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड जो है सम के मैग्नीट्यूड और डिफरेंस के मैग्नीट्यूड को हम बराबर कर देंगे तो उनके बीच का जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में है तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी देख सकते हैं। अगर इसको ग्राफिकल मेथड से आपको देखना है तो इस तरीके से देखते हैं कैसे, अगर ग्राफ से इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा। ग्राफ से हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या करते हैं, दो वेक्टर को अगर ऐड करना हो तो आप क्या करते हैं, सपोज कीजिए ये वेक्टर को हमने मान लिया ए वेक्टर मान लिया और इस वेक्टर को हमने क्या मान लिया बी वेक्टर मान लिया। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए, इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए और इसमें एक एरो से मिला दीजिए, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा r इक्वल टू वेक्टर a प्लस बी होगा। और हम लोगों ने देखा जब r का मैग्नीट्यूड निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, यहीं से फार्मूला लिखते थे, यानी कि वेक्टर a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये फार्मूला डेराइव भी हमने किया था, ये आता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आता था माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा यहाँ आता था, 2ab cos थीटा आता था यहाँ से। अब सोचिए अगर जो है हमें क्या करना है, एक तो ये क्या हो गया, अगर यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लगा देते ये तो सम हो गया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, इन वैल्यूज़ के बराबर होगा, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू। और दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि अगर कोई वेक्टर ए इस तरीके से होता था, सपोज ये वेक्टर ए होता था, तो हम कुछ नहीं करते थे, अगर इसकी माइनस से हमको चाहिए तो बस इसी को क्या करते थे, डायरेक्शन को हम क्या करते थे पलट दे देते थे, हमारा क्या हो जाता था माइनस ए हो जाता था, वेक्टर का डायरेक्शन बदल देते थे। वैसे हम क्या करेंगे, इसी वेक्टर ए को हम क्या करें पलट दें, इसके डायरेक्शन को हमने क्या कर दिया उल्टा कर दिया, तो ये हमारा वेक्टर क्या आ गया ए माइनस। अब इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आर आएगा, जो वेक्टर आर आएगा, ये देखो अभी हमने क्या किया हुआ है, हमको a माइनस बी चाहिए, तो चाहे a को पलट देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और b को पलट दें तो b माइनस हो जाएगा। हमको a माइनस बी चाहिए तो इसलिए हम क्या करेंगे b को पलटेंगे। चलो b को पलटते हैं, a को नहीं पलट के b को पलट देते हैं, b को पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस बी वेक्टर हो गया। अब जो रिजल्टेंट ये आएगा इन दोनों का, ये क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर भी हो जाएगा, और इसका अगर मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो ये देखो दोनों का, अब ये दोनों के बीच के एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को, ये पूरा का पूरा ये 90 बना हुआ, ये बराबर इस एंगल पे उतने ही एंगल पे ये आएगा, उतने भी एंगल पे ये आएगा यहाँ पे, और दोनों के बीच का क्या हो जाएगा 90 और पूरा ये क्या रहेगा 180। तो इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं और मैथमेटिकली भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ़ यहाँ पे देखो दिया हुआ है ए, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड a प्लस बी के बराबर, देन एंगल बिटवीन a एंड b। तो सिंपल सा फार्मूला हम लोग अगेन जानते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दो वेक्टर का फार्मूला क्या होता है वहीं से देख लेते हैं। a प्लस बी तो जो फार्मूला आता है वो यही रहता है, इसी के टर्म में लिखते हैं मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर माइनस 2 मॉड a मॉड b। रियल में फार्मूला तो यही है, जनरली हम लोग जो है जैसे मान लो कहीं वेक्टर a है तो इसका मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं या फिर सिंपली ऐसे लिख देते हैं। बाकी फार्मूले में मैंने तीसरा वाला टर्म यूज किया है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे दिया है तो इस तरीके से। अब सोचिए अगर किसी तरीके से एंगल पूछ रहे हैं
कि हमको इसको बराबर करना है मॉड ए प्लस बी। अगर देखो यही किसी तरीके से अगर कॉस थीटा जो है, जो हमारा कॉस थीटा ये 1 हो जाए, कॉस थीटा अगर 1 हो जाए तो यहाँ हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा वो दो तरीके से बन सकता है, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस एक तो बनेगा 2 मॉड ए मॉड बी। तो सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड, सॉरी इसको अगर टोटल फार्मूला लिखें तो ऐसा मॉड ए में सिंपली मैं लिख देता हूँ, मॉड ए की जगह बार बार लिखने से प्रॉब्लम हो रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फार्मूला हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बट हमको चाहिए क्या, हमको अल्टीमेटली चाहिए, और ये जैसे रूट लगा है यहाँ पे रूट लगाएंगे तो रूट से 2 और 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा ए और बी, इसको वो मॉड मान के चलें। लेकिन हमको चाहिए क्या, ए प्लस बी चाहिए, यानी कि किसी तरीके से कॉस थीटा क्या हो जाए, -1 हो जाए। कॉस थीटा -1 किस पे होता है, कॉस थीटा जो है अगर हम लोग देखें किस पे -1 होता है, ए प्लस बी। यहाँ पे हमको क्या लेना है, मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। ठीक है, रखते हैं वैल्यू इसको, थीटा की वैल्यू हमने क्या ली, 0 ले लिया, थीटा की वैल्यू कॉस थीटा हमने 0 ले लिया। तो ये हमारा क्या आ गया, मॉड इफ थीटा इज इक्वल टू द 0 डिग्री। अगर थीटा हम किसी भी इसमें क्या करें, अगर थीटा 90 ले लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, साथ में उसके रूट लगा रहेगा, कोई फ़ायदा मिलेगा। कॉस 120 की वैल्यू कुछ दूसरी आ जाएगी, कॉस 60 की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। कॉस 60 अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 60 हमारे पास, कॉस 60 की वैल्यू जो है 1/2 होता है, 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचता है, 0 डिग्री। अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या सही होगा, 0 डिग्री। अब रख के देख लेते हैं 0, अंडर रूट मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी, यहाँ पे क्या आ गया, कास 0 डिग्री आ गया, कॉस 0 डिग्री आ गया। यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो अंदर क्या बन गया, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए इंटू मॉड बी। ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे बन जाएगा ये कट जाएगा, ये इसके साथ में कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ए माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया हमारा, होल स्क्वायर। तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि अगर थीटा हमारा क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा तो ही ये क्या सही होगा, हमारे पास आंसर सही होगा। और इसको अगर एक और तरीके से ध्यान दें तो इसको अगर लिखेंगे मॉड, अंदर मॉड लगाने के बजाय मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मॉड ए प्लस बी ये है, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये इतने के बराबर आएगा, तो और मॉड ए प्लस बी जो है, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे अगर एक बात और ध्यान से देखें हम लोग, ये कितने के बराबर आया, मॉड ए प्लस मॉड बी के बराबर क्या आया इसके, अगर दोनों तरफ को स्क्वायर कर दें इसका स्क्वायर क्या आ गया, मॉड ए माइनस मॉड बी आ गया। लेकिन हमको चाहिए क्या, प्लस। अगर यहाँ ऑप्शन में 0 या 180 डिग्री होता, 180 डिग्री होता तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती, -1 होती, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस होता, तो यहाँ क्या आता है, ए प्लस बी का। तो कई बार क्या कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में कोई एरर भी है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। बट ऑप्शन के साथ कहाँ जाएंगे, ऑप्शन सी पे हम लोग जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी इस तरीके से दिया है, a प्लस बी इक्वल टू सी है, तो एंगल बिटवीन द ए एंड बी हमको चाहिए, एंगल बिटवीन ए एंड बी चाहिए। अच्छा, हमारे पास जो दिया है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया है, गिवन है। सॉल्यूशन देखते हैं। 3 वेक्टर हैं जिसमें क्या है, कंडीशन हमको फुलफिल कराना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। तो यहाँ पे जो दिया है मैग्नीट्यूड जो दिया है, ए इक्वल टू दिया है वो मॉड ए इक्वल टू दिया है 3 और मॉड बी इक्वल टू दिया है हमको 3 यूनिट 4 यूनिट और मॉड सी इक्वल टू हमको दिया है 5 यूनिट। इसके बराबर का हो सकता है। तो हमको क्या करना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के एंगल को हमको निकालना है। तो हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी का होल स्क्वायर करके देखते हैं। इसका फॉर्मूला वही होता है 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये हो गया, यही होता है मैग्नीट्यूड में। ये सब मैग्नीट्यूड में रखे हुए हैं, ठीक है। तो हमने रख दिया। अब किसके बराबर होना है, a प्लस बी इक्वल टू सी के बराबर होना है। अच्छा, अब क्या करें, a प्लस बी, अब दोनों का क्या करें, निकालते हैं, देखते हैं वैल्यू पुट करेंगे अगर तो कब, यानी कि अगर ये किसी तरीके से 0 हो जाए तो हमारा क्या बराबर वैल्यू आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, रूट लेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 5 के। यानी कि मॉड ए प्लस बी दोनों का, अगर दोनों का यहाँ से मॉड ले लें तो ये बराबर आ सकता है इस कंडीशन को। तो कैसे सेटिस्फाई होगा, इफ़ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए 90, यानी कि किस में रखी वैल्यू पाई बाई, रख के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। कॉस 90 की वैल्यू अगर 0 होती तो यहाँ 90 0 रख दें, तो यहाँ बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। अब यहाँ पे रख दें, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो यहाँ चल रहा है मॉड ए प्लस मॉड बी, जो कि किसके बराबर है, अभी देखेंगे यहाँ पे ए का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, कितना आ गया रूट 25, कितना आ गया 5 यूनिट, जो कि किसके बराबर है मॉड सी के। तो इस तरीके से हम देखेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा मोशन इन प्लेन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। जो बेसिक वेक्टर के क्वेश्चंस थे वो बेसिकली हमने देखा था एंगल बेस्ड ही थे, तो उनको हमने क्या किया, देख लिया कि उनके बीच कैसे एंगल को क्या बराबर करना है क्या नहीं करना है, वो क्वेश्चंस को हमने देख लिया। यहाँ मोशन इन प्लेन का एक हमारा नया क्वेश्चन स्टार्ट होता है, दिया है 2017 में आया था। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम, दिया हुआ x की वैल्यू दी हुई, y की वैल्यू जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है रिस्पेक्टिवली, वेयर x एंड y आर इन मीटर्स, यानी कि SI यूनिट्स में है, t इज़ इन सेकंड। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इज, हमको क्या चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए। हमको पता है अगर डिस्टेंस को, बेसिकली डिस्टेंस ना बोल के डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग उसका डेरिवेटिव लेते हैं, एक बार जब उसको डेरिवेशन करते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी एंड अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। यानी कि अगर इस जो गिवन इक्वेशन है इसको 2 बार हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव इसका करते हैं, हमको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। देखते हैं कैसे,
तो गिवन है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये अच्छा क्वेश्चन है मोशन इन प्लेन का। जो मैंने बार बार बताया था, मोशन इन प्लेन को क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग कंपोनेंट में आप ब्रेक कर लीजिए, उनको मोशन इन वन डायरेक्शन के फार्मूले लगाइए, वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फिर दोनों को लाके वेक्टोरियली ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 डायमेंशन का मोशन मिल जाएगा। जब हमने इसको मोशन इन प्लेन में जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे तो वहाँ इसको बहुत डिटेल में हमने देखा था कि मोशन इन प्लेन को 2 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट में क्या किया जा सकता था, ब्रेक किया जा सकता था। तो उसी का यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा नमूना हम लोग देखेंगे। हमको गिवन है x गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 5t माइनस 2t², और हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट देखो, x और y कोऑर्डिनेट दो दिए हैं 10t। तो अब इसको क्या करें, इसको डेरिवेटिव कर दें। डेरिवेटिव करने को बोलते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ इक्वेशन, बोथ इक्वेशंस। इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बाई dt। यहाँ हमने क्या लिया, d बाई dt 5t माइनस 2t²। इसका जब डेरिवेशन करेंगे हम लोग तो देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो डेरिवेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, d बाई dx, यहाँ पे x पावर n होता है, तो क्या आता है nx n माइनस 1 होता है। अब देखिए सिंपली इसको कैसे लिखा जाता है, अगर n इक्वल टू 1 ले लें तो हम लोग क्या हो जाएगा, d/dx x पावर n। तो सिंपल n की जगह x रख देते हैं तो ये इसका डेरिवेशन क्या आ जाता है, हमेशा 1 आ जाता है। यहाँ पे n 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, x पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे अगर यहीं पे x² होता है d/dx x², तो क्या हो जाता है, nx 2 आगे आ जाएगा, x माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x। वैसे यहाँ देखें d/dx ना होकर बस टाइम के रिस्पेक्ट में है। जब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस 2t का जब करेंगे तो यहाँ 4t आ जाएगा। ठीक है, ये x डायरेक्शन में हमको क्या मिल गया, dx बाई dt क्या हो गया, ये हमारा vx हो गया, जिसकी वैल्यू 5 माइनस 4t आ गई। ये हमारे पास क्या हो गया, x डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई। लेकिन हमको एक्सीलरेशन चाहिए। हम लोग अगेन जानते हैं जब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं एक बार और। चलो इसी पेज पे कर लेते हैं, डेरिवेशन हम समझ ही गए हैं, यहीं पे कर लेते हैं। तो इसको जब वापस है d बाई डी टी वी एक्स इज इक्वल टू द d बाई डी टी 5 माइनस 4t। अगेन कोई कांस्टेंट अगर होता है, जैसे यहाँ पे x पावर n 0 रख लेंगे, जैसे 0 रखेंगे यहाँ n 0 रखेंगे, तो जो है अगर मान लेते हैं किसी कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है d/dx, कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। कैसे, n की पावर 0 रख दें, x पावर 0 क्या होता है, x पावर 0, यहाँ जैसे 0 रखेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 क्या है, कोई इसमें t का टर्म तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ गया। तो हमारा क्या आ जाएगा, x डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया। 4 कहीं दिख रहा है, x कंपोनेंट हमारा, सॉरी हम माइनस लिया नहीं, माइनस, तो हमारा अभी ये ऑप्शन दिखने लगा, इसमें सही होने वाला है। एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आने वाला है -4 आने वाला है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, d बाई डी टी को जब हम लोग डेरिवेट करेंगे तो हर हाल में इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। ज़रा इसको देखते हैं करके, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमें, करके देखते हैं, इसको मिटाते हैं। इतना आप समझ सकते हैं कि इसका डेरिवेशन किया गया है यहाँ पर। अब इसका क्या करते हैं, y के टर्म में हम डेरिवेशन करते हैं। y के टर्म में अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में dy बाई डी टी, तो क्या आ जाएगा, d बाई डी टी
इसका किसका हमको करना है, 10t का। 10 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। t का करेंगे, t की पावर 1 है, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। डिफ्रेंसिएशन में थी किसकी वैल्यू, हमारा vy की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। लेकिन हमको चाहिए एक्सीलरेशन y डायरेक्शन में, इसको वापस से क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ जैसे यहाँ पे किया था, इस बार हम vy को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, dy dt vy इज इक्वल टू द 10 आया, कांस्टेंट है। अगेन ये क्या है, कांस्टेंट। जैसे इसका डेरिवेशन करेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे dy dt हमने लगा दिया 10 का, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। ay कंपोनेंट हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। जो वेक्टर का ay कंपोनेंट है इसका 0 आ गया। अब मैंने क्या कहा था कि किसी भी वेक्टर को क्या करिए, अब दोनों वेक्टर को ax ay कंपोनेंट को लाके ऐड कर दीजिए। फाइनली जो हमारा एक्सीलरेशन आएगा वो ये a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू axi प्लस ay, ये कर दिया। ax की वैल्यू हमारी क्या आई थी, ये तो जब इसका ये 0 है, ax कितना है, -4i प्लस यहाँ पे जैसे 0 j करेंगे, फाइनली वैल्यू क्या आ गई हमारा, -4i। जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आई वही आ गई। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हमारे 8 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन। ये है, अगेन हमको देखते हैं। हमारे पास क्या दिया है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम का फंक्शन देना ही देना था, क्योंकि हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सीलरेशन आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है टाइम के रिस्पेक्ट में हमारे पास दिया हुआ है द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल आर। इस बार पोजीशन वेक्टर को आर से लिखा है, फंक्शन ऑफ टाइम। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर आर इज इन मीटर, टी इज इन सेकेंड। ऐसा यूनिट में है। आई जे डिनोट द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द एक्स एंड वाई डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द मोशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी इसको निकाल के हम लोग देखेंगे। द पाथ ऑफ पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर करके देखेंगे। एक्सीलरेशन ऑफ वेक्टर इज -r। The magnitude of acceleration of vector is v square upon r, where v is the velocity of the particle। 2015 में। तो देखते हैं हम लोग, अगेन सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। जो पोजीशन वेक्टर हमारा r दिया है, टाइम दिया है कितने सेकंड पे फाइंड आउट करना है, नहीं, जो गिवन है ये गिवन है 4 sin 2πt। आई और जे से घबराने की ज़रूरत नहीं, उस केवल वेक्टर की डायरेक्शन बता रहे हैं। प्लस यहाँ पे 4 cos 2πt जे पोजीशन वेक्टर है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी आ जाएगा ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, dy dt, यहाँ पर हमने क्या लिया, d/dt 4 sin 2πt i प्लस 4 cos 2πt j। ये हो गया। तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन जानते हैं कि अगर डिफ्रेंशिएशन है कहीं dy/dt, और अगर यहाँ पे sin t है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, cos t आता है। और d/dt cos t का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, -sin t आता है। लेकिन अगर यहाँ t के जगह पे कुछ और भी होता है तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन, दोबारा से डिफ्रेंशिएशन होता है। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएशन करके देखेंगे। तो ये देखिए 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। sin 2πt का क्या हो जाएगा, cos 2πt हो जाएगा। वापस से 2πt का डिफ्रेंशिएशन होगा तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2πt
टी आ जाएगा। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास जो आएगा 4 साइन का क्या आ जाएगा कॉस 2 पाई टी, साथ में क्या आ गया 2 पाई आ गया, आई को रहने ही देते हैं, प्लस अगर ध्यान से देखें यहाँ पे 4 कॉस का लेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन 2 पाई टी आ गया। अगेन 2 पाई टी को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा हमारे पास। यहाँ ध्यान से देखें 2 पाई क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, 2 8 के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये 8 पाई और यहाँ अगेन माइनस 8 पाई, ये एक साथ में आ जाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग क्या होगा, इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं जो हमने डिफ्रेंशिएट किया है। तो क्या आ गया हमारा वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी को v से लिख देते हैं, वेक्टर v से, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। यहाँ अगेन करेंगे तो यहाँ क्या आ गया 8 पाई कॉस 2 पाई टी, साथ में आई रहा माइनस 8 पाई 4 टू जा 8 पाई साइन 2 पाई टी, साथ में क्या चलता रहा जे वेक्टर चलता रहा। यहाँ से कुछ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर ऑप्शंस में देखें हम लोग क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, पहले क्या देखना है हमको, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें मैग्नीट्यूड निकालें वेलोसिटी का, क्योंकि हमको निकालना है। अगर मैग्नीट्यूड हम लोग निकालें, यहीं पे निकाल लेते हैं, ये फॉर्मूला था केवल हमारे पास वेलोसिटी का। अगर मैग्नीट्यूड हम लोग निकालें क्या हो जाएगा वेक्टर बी अंडर रूट क्या हो जाता है। तो हमारे पास जो यहाँ मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का, हम लोग क्या करें मैग्नीट्यूड निकाल लें वेक्टर बी का। अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम लोग जानते हैं v इक्वल टू मैग्नीट्यूड हमने लिख लिया रूट आई के साथ वाला कंपोनेंट उसका स्क्वायर कर लेते हैं, 8 पाई कॉस 2 पाई टी का स्क्वायर हो गया, प्लस इसके साथ में जो कंपोनेंट है अगेन 8 पाई माइनस के साथ में है माइनस 8 पाई साइन 2 पाई टी का हमने क्या किया स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करते हैं माइनस माइनस हमेशा स्क्वायर में प्लस हो जाता है, जो यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई टी, प्लस यहाँ पे हमने क्या किया अगेन 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, 8 पाई का स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई टी हमारे साथ में आ गया, जो कि इसका क्या है स्क्वायर है। साइन स्क्वायर 2 पाई टी हो गया। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 होता है। तो यहाँ से देखिए 8 पाई स्क्वायर कॉमन आ रहा था, इसको बाहर ले लेंगे 8 पाई स्क्वायर को, जब बाहर लेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 8 पाई क्या हो जाएगा पूरे ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। तो फाइनल क्या आएगा 8 पाई अंडर रूट कॉस स्क्वायर 2 पाई टी प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई टी हो गया। इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, इसकी पूरे की वैल्यू, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है 8 पाई मीटर पर सेकेंड। अगर जो है हमारे पास जो वेलोसिटी अगर ये दिया होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स अगर हमारे पास दिया होता है 8 पाई मीटर पर सेकेंड, तो ये आंसर क्या हो जाता हमारा सही हो जाता। अब हमको क्या करना पड़ेगा एक्सीलरेशन तक चलना पड़ेगा। एक्सीलरेशन तक अगर आप चलेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें एक बार और डेरिवेशन इसका करना पड़ेगा। तो एक बार और डेरिवेशन इस वेलोसिटी वेक्टर का हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आया इसका एक बार हम क्या करेंगे और डेरिवेशन हम लोग निकालेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सीलरेशन आ जाएगा। जब एक्सीलरेशन आ जाएगा उसका हम लोग क्या करेंगे मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। एक्सीलरेशन का क्या करेंगे मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। वापस से हम देखेंगे कि क्या इसकी वैल्यू वापस से आएगी, वापस से ये वैल्यू आएगी नहीं आएगी। यहाँ पे वैसे भी दिख रहा है कि जो हमारे पास पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ द रेडियस ऑफ 4 मीटर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर इज -r। ये तो करके देखना पड़ेगा। इसके बाद अभी डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि इसके बराबर आएगा, r के बराबर आएगा कि नहीं। तो करके देखें एक बार इसके आगे होता है। तो इसमें देखो हम लोगों को क्या बताना था ऑप्शन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो ये क्या हो गया हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग हो गया, यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी आ रही है वो क्या आ रही है 8 पाई आ रहा है, जबकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड उसने क्या दिया है 8 पाई मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। A particle is moving such that its position coordinate x, y are 2 meter and 3 meter at time t equal to 0, 6 meter and 7 meter at time t equal to t second, 13 meter and 14 meter at time t equal to 5 second. Average velocity vector from t equal to 0 to t equal to 5 second is, इसमें हमको बताना है। तो हर सेकंड पे इसके 0 सेकंड पे, 2 सेकंड पे और दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे सॉल्व करते हैं। आज के लिए सर इतना ही रखते हैं। तो आज हम लोगों ने जिस तरीके से जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था उसी के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। जैसे सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, उसके न्यूमेरिकल देखे। फिर हम लोगों ने देखे तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे ज्योमेट्रिकल मेथड से जो क्वेश्चन थे, 7-8 क्वेश्चन थे नीट के, वो हमने देखे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन हमने 9th क्वेश्चन मोशन इन प्लेन से रिलेटेड देखा, जिसमें हम लोगों ने उसको भी सॉल्व किया। और जो आगे के क्वेश्चन हैं उसके लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए आपके टाइम के लिए धन्यवाद।